अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे, आफ़ियत के साथ होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है फाइल्स के मुतालिक। ठीक है, तो इससे पहले हम लूप्स के मुतालिक पढ़ चुके हैं। हमने इससे पहले नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ा कि नेस्टेड लूप क्या होते हैं। अब वो आपको यहाँ पर बताएगा फाइल्स के बारे में। तो अभी तक आपने देखा कि आपका प्रोग्राम जो डाटा रीड करता था या जो डाटा राइट करता था वो कंसोल के ऊपर, यानी कि कंसोल के ऊपर आपने कोई डाटा रीड किया, उस पर आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म की, तो जैसे ही और फिर आपने उसको डिस्प्ले कर दिया, तो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो आपका जो डाटा सारा वाइप आउट हो जाता था। क्योंकि आपका डाटा जितना भी आप डाटा यूज़र से लेते थे कैलकुलेशंस के लिए, या कैलकुलेशन करके जो भी डाटा आप स्टोर करते थे वो आप वेरिएबल्स में करते थे। तो वेरिएबल्स कहाँ पे होते हैं? रैम में बनते हैं। तो चूंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी, तो जैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करता है आपके तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मेमोरी में से, तो इसलिए आपका डाटा भी सारा वैनिश हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी तक आपने जो है वो यही देखा, यही काम किया। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा जी, तो हमने अभी तक आप जो आपने यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करना है, जब आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो आपका डाटा सेव रहे, वो वैनिश आउट ना हो, तो हमें डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना पड़ेगा। आपको पता है ना कि स्टोरेज की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज की एग्जांपल है रैम। रैम में डाटा जो है वो उस वक्त तक रहता है जब तक उसमें पावर होती है। ठीक है, जैसे ही पावर स्विच ऑफ होता है, पावर ख़त्म होती है, तो रैम में जितना डाटा वो वैनिश आउट हो जाता है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो अभी तक आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग की उसमें जो भी डाटा आप लेते थे यूज़र से या जो भी आप कैलकुलेट करते थे वो सारा का सारा रैम में स्टोर होता था, और जैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करता था वो डाटा भी सारा का सारा ख़त्म हो जाता था। अगर आप चाहते हैं कि अब डाटा जो है वो परमानेंटली सेव करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यूज़र से हम जो डाटा लेते हैं या जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उसको हम फाइल में स्टोर कर लें, क्योंकि जब अगली बार हमारा प्रोग्राम चले तो वो फाइल को ओपन करें, वहाँ से डाटा रीड कर ले। तो फाइल में हम डाटा जब फाइल में हम डाटा स्टोर कर लेंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम जो डाटा यूज़ कर रहा है, जो डाटा कैलकुलेट कर रहा है, वो सेव हो जाएगा, वो कहीं डिलीट नहीं होगा। आपने गेम्स खेली होंगे ना, गेम्स, तो गेम्स में क्या होता है, वो होता है ना गेम सेव कर लें जी, आप गेम सेव कर लें, तो क्या होता है गेम सेव करने से क्या होता है, वो जो जितनी भी आपकी गेम की प्रोग्रेस हुई होती है वो एज अ फाइल सेव हो जाती है कहीं पे। और फिर जब अगली बार आप उस गेम को रन करते हो और वो गेम लोड करते हो तो आपने सेव की हुई है, तो वो गेम, वो प्रोग्राम जो है वहाँ से वो डाटा रीड करके वो वाली चीज़ें वापस हम मेमोरी में ले आता है, तो वो अपनी स्टेट जो है वो वापस उसी जगह पे ले आता है। तो बिल्कुल यही काम हम करने जा रहे हैं फाइल्स। और ज़ाहिर सी बात है, जैसे आपने देखा वर्ड प्रोसेसर जिस पे आप टाइपिंग करते हो, या इमेज एडिटर, या स्प्रेडशीट, या गेम्स, या वेब ब्राउज़र, इनमें जो है वो डाटा हम परमानेंटली स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं उन उन सॉफ्टवेयर्स की जिनमें जिनमें डाटा जो है वो फाइल्स में स्टोर होता है, बेसिकली परमानेंटली स्टोर होता है। तो हम आगे चलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये इसने एग्जांपल बयान की हुई है कि डाटा डिस्क पे कैसे स्टोर होता है। ठीक है, तो वो इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसको पढ़ भी लें तो आपको समझ आ जाएगी। डिस्क के ऊपर एक सिलेंडर है और उसके ऊपर कैसा डाटा स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि डाटा जो है अगर आपने राइट करना है, बल्कि यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। प्रोग्रामर यूजली रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा इन अ फाइल एज अ राइटिंग डाटा टू अ फाइल। जब आपने डाटा सेव करना है फाइल में, तो इसका मतलब है कि आपने डाटा जो फाइल में राइट करना है। ठीक है, व्हेन अ पीस ऑफ डाटा इज़ रिटन टू अ फाइल इट इज़ कॉपिड फ्रॉम वेरिएबल इन रैम टू द फाइल। तो जब आप डाटा किसी फाइल पर राइट करते हो तो बेसिकली जो आपके वेरिएबल्स रैम में बने हैं वहाँ से डाटा कॉपी होता है और फाइल में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और ये इसने 5.12 में इसको इलस्ट्रेट किया है, इस एग्जाम्पल को अभी हम देख लेते हैं। 5.12 को देखें, जैसे ये आपके पास रैम में वेरिएबल्स बने थे, ये 3 वेरिएबल्स, तो जब आपने इसको डाटा को सेव किया, राइट किया फाइल के ऊपर, तो ये डाटा यहाँ वेरिएबल से उठा और जाकर आपकी डिस्क के ऊपर सेव हो गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राइटिंग अ डाटा टू अ फाइल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राइटिंग द डाटा टू अ फाइल। The process of retrieving data from a file is known as reading a file.
तो वो प्रोसेस जिससे आप डाटा फाइल से रीड करते हो, रिट्रीव करते हो, उसको हम बोलते हैं रीडिंग डाटा फ्रॉम फाइल। तो जब आप एक डाटा फाइल से रीड करते हो तो क्या होता है, व्हेन अ पीस ऑफ डाटा इज रीड फ्रॉम अ फाइल इट इज कॉपीड फ्रॉम फाइल इनटू अ वेरिएबल इन रैम। तो आसान लफ्ज़ों में क्या बात कहना चाह रहा है वो, कि जब आप डाटा फाइल पर राइट करते हो तो डाटा रैम से उठ के आपकी हार्ड डिस्क पे चला जाता है, ठीक है, या फाइल पे चला जाता है। और जब आप फाइल से रीड करते हो तो डाटा फाइल से उठ के आपकी रैम में आ जाता है। दैट्स इट। तो अमूमन this section discusses the ways to create a program that write data to a file and read data from file. When a file is used by a program, 3 steps must be taken. अब वो आपको बताएगा C++ के अंदर आप एक फ़ाइल में डाटा कैसे राइट कर सकते हैं और फाइल से डाटा कैसे रीड कर सकते हैं। तो वो कहना ये चाह रहा है कि जब भी आपने फ़ाइल के साथ कुछ काम करना है आपके प्रोग्राम ने, व्हेन अ फाइल इज़ यूज्ड बाय अ प्रोग्राम 3 स्टेप मस्ट बी टेकन। तो 3 काम तो लाजमी करने हैं आप हैं जब भी आप फाइल के साथ खेल रहे हो। क्या? पहला काम है कि फ़ाइल को आप ओपन करेंगे, ठीक है। अगला काम कि फ़ाइल को आप प्रोसेस करेंगे, जो भी आपने काम करना है। फ़ाइल को ओपन करने के बाद आप फाइल से क्या कर सकते हो, डाटा रीड कर सकते हो या डाटा राइट कर सकते हो, ठीक है। तो डाटा रीड करने से पहले, डाटा राइट करने से पहले आपको फ़ाइल को ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप फाइनली फ़ाइल क्लोज़ कर देंगे। तो जब भी आप अपने C++ के प्रोग्राम के अंदर फाइल के साथ कुछ खेल रहे हैं, फाइल के साथ कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो आपको 3 काम करने होंगे। फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फिर आप उस फाइल पर रिस्पेक्टिव प्रोसेस अप्लाई करोगे, जो भी आप रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, फिर आप फाइल को क्लोज कर दोगे। इनफैक्ट हर लैंग्वेज में यही होता है, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें आप यही काम करते हैं, पहले फाइल ओपन करते हैं, फाइल से डाटा रीड करना है या राइट करना है वो करते हैं और फिर फाइल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइल के टाइप जो हैं वो 2 तरह की इसमें आप बताई हैं। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइल, वन इज अ टेक्स्ट फाइल एंड सेकंड इज अ बाइनरी फाइल, ठीक है। अ टेक्स्ट फाइल कंटेन्स डाटा दैट हैज़ बीन इनक्लोज्ड एज अ टेक्स्ट यूजिंग अ स्कीम सच एज आस्की और यूनिकोड, ठीक है। टेक्स्ट फाइल तो आपको पता है जिसमें एज अ डाटा जो एज अ टेक्स्ट स्टोर होता है, जैसे ये एक टेक्स्ट फाइल है, दिस इज़ अ टेक्स्ट फाइल, इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी एक टेक्स्ट फाइल है, ये जो PDF रीडर मैंने खोला है ये भी एक टेक्स्ट फाइल है, इसमें आप देखें ना कैरेक्टर्स टेक्स्ट लिखा हुआ है। और अच्छा, a binary file contains data that has not been converted into text, though you cannot view content of binary file with a text editor this chapter will। अच्छा, टाइप फाइल्स की 2 टाइप हैं, एक है टेक्स्ट फाइल, एक है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में डाटा आपको होता है कैरेक्टर्स के रूप में लिखा होगा, आरसी कोड में, यूनिकोड, जो भी इनकोडिंग स्कीम यूज़ हुई होगी उसको सेव करने के लिए। तो और जो बाइनरी फाइल होती है उसमें डाटा 0 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। और वो अमूमन हमें नज़र नहीं आता, मतलब वो अगर मैं मिसाल के तौर पर बाइनरी फाइल को खोलने की कोशिश करूँ कहीं, तो क्या होगा, कौन सी बाइनरी फाइल को हम खोलें जी, हम कौन सी बाइनरी फाइल को खोलें, हम कहते हैं जी इसको खोलता हूँ मैं, चलें, ये एक MKV फाइल है वैसे तो, लेकिन चलें हमें कोई बाइनरी फाइल मिल जाए, जैसे ये बेन है ना, ये बाइनरी फाइल है, इसको मैं खोलता हूँ तो ये देखें, ये इसने कुछ इसमें दिखाया, इसमें कुछ भी नहीं है, मजे की बात तो ये है, ये एक बाइनरी फाइल है। या हम कहें कि जैसे ये एक एक्जी फाइल है, ये भी एक बाइनरी फाइल है। इसको खोलता हूँ मैं, देखें, खोलूँगा ना तो ये कुछ अजीब सी चीज़ें लिखी हुई आएंगी, आपको समझ नहीं आएगा क्या है। तो बहरहाल, तो फाइल्स की 2 टाइप्स होती हैं, बाइनरी और टेक्स्ट फाइल। अभी हम जो डील करेंगे जिससे वो हैं हमारे पास बाइनरी फाइल्स, ओ सॉरी टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल्स से हम इस चैप्टर में डील करेंगे, चैप्टर नंबर 12 के अंदर वो बाइनरी फाइल को डिस्कस करेगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 में बाइनरी फाइल को डिस्कस करेगा। अच्छा, देयर आर 2 जनरल वेज टू एक्सेस डाटा स्टोर इन अ फाइल, सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। अच्छा जी, एक फ़ाइल में जो डाटा स्टोर होता है, फ़ाइल को एक्सेस करने के 2 तरह के मोड होते हैं, एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस और एक होता है रैंडम एक्सेस। तो सिक्वेंशियल एक्सेस ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे अगर यानी कि एक सीक्वेंस में एक्सेस होता है, यानी कि अगर आप लोग एक रो में बैठे हुए हैं, एक क्लासरूम में एक रो में बैठे हुए हैं, तो सीक्वेंशियल एक्सेस ऐसा होगा, मैं सबसे पहले पहली सीट पे जाऊँ, फिर दूसरी सीट पे जाऊँ, फिर तीसरी सीट पे जाऊँ, फिर चौथी सीट पे जाऊँ, यानी कि
चौथी सीट पर पहुंचने के लिए मुझे पहली, दूसरी और तीसरी से गुजरना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। इसकी मिसाल जैसे है टेप रिकॉर्डर जैसे होता है ना, टेप रिकॉर्डर में जो आप वो कैसेट डालते हैं, कैसेट जिसमें टेप मैग्नेटिक टेप वाली मैग्नेटिक टेप चल रही होती है, तो उस कैसेट के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो आपने सुननी है जो कि आखिर में पड़ी है, तो आपको उसको रिवाइंड, उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यानी कि पहले अगर आपने 10वें नंबर पे चीज़ें उस तक पहुंचना है तो आपको पहले 9 चीज़ें जो है पास आउट करनी पड़ेंगी, फिर आप 10 पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस होती है। और डायरेक्ट एक्सेस होती है, वो होती है कि बंदा डायरेक्टली उधर तक पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे अगर अगर मैंने 4th चेयर तक पहुंचना है, एक रो में 4 चेयर्स पड़ी हैं, तो मैं 4th रो डायरेक्टली पहुंचूंगा तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट एक्सेस। और इसकी एग्जांपल है जैसे सीडी होती है, तो सीडी पे डाटा जो है वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है, कहीं से भी आप कहीं भी क्लिक करें, ठीक है। जबकि सीक्वेंशियल एक्सेस में ऐसा होता है कि आपको पहले तमाम जो उसके पहले सीक्वेंस हैं, पहले जो चीज़ें उनको कवर अप करना पड़ता है, उसके बाद आप अपने डिज़ायर्ड डाटा तक पहुँचते हैं। तो इस चैप्टर में हम सीक्वेंशियल एक्सेस को ही देख रहे होंगे, हम रैंडम एक्सेस को नहीं डील करेंगे, ठीक है। तो आपको रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस का पता लग गया कि क्या फ़र्क होता है। एक बार फिर मैं थोड़ा सा जस्ट समरी रिपीट कर देता हूँ। सीक्वेंशियल एक्सेस के अंदर आप जो है एक सीक्वेंस में फ़ाइल को रीड करते हैं, या आप कह लें कि इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके पास जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं, तो क्लास में बैठे हुए हैं, तो एक रो में अगर आप 4 सीट हैं, तो मैंने अगर 4th सीट तक पहुँचना है, तो मैं पहले फर्स्ट सीट पे पहुँचूँगा, फिर सेकंड पे पहुँचूँगा, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, यानी कि 4 तक पहुँचने के लिए पहले 3 से मुझे गुजरना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस। तो अगर मैं 4 सी तक डायरेक्टली पहुंच जाऊं विदाउट क्रॉसिंग 1, 2 एंड 3, तो ये होगी डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। फाइल नेम्स एंड फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। फाइल्स ऑन अ डिस्क आर आइडेंटिफाइड बाय फाइल नेम। जो फाइल्स डिस्क पर होती हैं वो फाइल नेम से आइडेंटिफाई होती हैं। फॉर एग्जांपल, when you create a document with a word processor, then save the document in a file, you have to simply specify the file name. When you use a utility such as Windows Explorer to examine the contents of your disk, you see the list of file names. तो बेसिकली बता रहा है कि हर फाइल जो डिस्क पे स्टोर होती है वो फाइल नेम के साथ होती है, और उसकी एक्सटेंशन बता रही होती है वो किस टाइप की फाइल है। जैसे जेपीजी का मतलब है जो विंडो एक्सप्लोरर है उसके ज़रिए से आप देखते हैं कि आपके पास कितनी फाइल्स मौजूद हैं एक जगह पे, ठीक है। तो ये .jpg का मतलब है कि ये कोई इमेज वाली फ़ाइल है, या txt का मतलब है ये नोटपैड की फ़ाइल है कोई, और ये doc का मतलब है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वो फाइल है, ठीक है। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इट्स ओन रूल फॉर नेमिंग फाइल्स। मैनी सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज सपोर्ट द यूज़ ऑफ फाइल नेम एक्सटेंशंस which are shorter sequence of characters that appear at the end of file name preceded by a period known as dot, for example the file। ये कहना ये चाह रहा है, इतनी लंबी बात ये कह रहा है कि हर फाइल जो है वो अपनी एक्सटेंशन से पहचानी जाती है वो किस टाइप की फ़ाइल है, ठीक है। फाइल नेम तो होता ही है फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, साथ में उसकी एक्सटेंशन भी होती है जो बताती है भाई ये फ़ाइल किस टाइप की है। जैसे .txt फाइल जो है इसका मतलब ये टेक्स्ट फाइल है जो कि किसी भी टेक्स्ट एडिटर से खुल जाएगी। .jpg फाइल जो है ये बताती है कोई इमेज फाइल है जो कि किसी इमेज एडिटर से खुलेगी। और .doc फाइल जो है ये भी एक टेक्स्ट फाइल है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से खुलेगी, ठीक है। तो फाइल की एक्सटेंशन जो है उसके बारे में बताती है कि वो किस टाइप की फ़ाइल है, ठीक है, और कौन सा प्रोग्राम यूज़ होगा उसको खोलने के लिए। और ये एक्सटेंशन अमूमन डॉट के बाद होती है, फाइल का नाम उसके बाद डॉट होता है, उस डॉट के बाद वो एक्सटेंशन होती है, ठीक है। और .txt जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि फाइल टेक्स्ट फाइल है, और द डॉक रिप्रेजेंट करती है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अच्छा, इन ऑर्डर for a program to work with a file on computer disk, the program must create a file stream object in memory. A file stream object is an object, ठीक है। वो कहना ये चाह रहा है कि आपका प्रोग्राम जो है वो फाइल के साथ काम कर सके। इन ऑर्डर फॉर अ प्रोग्राम टू वर्क विद अ फाइल ऑन कंप्यूटर डिस्क, आपका प्रोग्राम जो है वो फाइल के साथ हैंडलिंग कर सके, जो डिस्क पे फाइल पड़ी है उसको खोल सके, उसका डाटा रीड कर सके या उस पर कोई डाटा राइट कर सके, तो उसके लिए आपके प्रोग्राम को फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक फाइल एंड प्रोवाइड्स अ वे फॉर प्रोग्राम टू वर्क विद दैट फाइल। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं, यानी कि इन नटशेल
आप चाहते हैं कि आप अपनी फ़ाइल के साथ फ़ाइल हैंडलिंग कर सकें, एक फ़ाइल जो डिस्क पे पड़ी है उसके साथ आपका प्रोग्राम इंटरेक्ट कर सके, तो आपको एक फ़ाइल स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो चाहिए होगा। उस फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए फाइल पे आप कुछ राइट कर सकते हैं या फाइल से कुछ रीड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने कंसोल पर रीड करना, कंसोल पर आपने कुछ प्रिंट करना था तो आपने सी आउट का ऑब्जेक्ट यूज़ किया था। सी आउट के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कंसोल पे जो है वो राइट करते थे, ठीक है। और सी इन के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कंसोल से रीड करते थे, कीबोर्ड से रीड करते थे, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप फाइल से रीड या राइट करना चाहते हैं तो आपको फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आपको हेल्प आउट करेगा फाइल से रीडिंग या राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो a file stream object is an object that is associated with the specific file and provides a way for a program to work with that file. It is called stream object because a file can be thought of a stream of data, ठीक है। फाइल को आप इस तरह से सोच सकते हैं कि वो स्ट्रीम ऑफ डाटा, उसमें बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइल स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जिस तरह से बताया हुआ है, आपने सीन सी आउट यूज़ किया था ना, तो सीन सी आउट कौन सी फाइल में थे जी, आईओ स्ट्रीम फाइल में थे। तो आपने फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है तो आपको फाइल स्ट्रीम की ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, एफ स्ट्रीम इसका नाम है। तो अब यहाँ पे वो आपको कुछ हेडर फाइल्स के नाम बता रहा है, ज़रा गौर से देखिएगा। ओ एफ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, ठीक है। क्या ये तीन हेडर फाइल्स हैं। तो ओ एफ स्ट्रीम क्या है जी, ओ एफ स्ट्रीम की डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपको, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। तो ओ एफ स्ट्रीम जो है वो आपको आउटपुट फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट देती है। यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डाटा टाइप व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ फाइल एंड राइट डाटा टू इट। अगर आप चाहते हैं कि आप फाइल पे डाटा राइट करें, ठीक है, तो आपको ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आपको ये कैपेबिलिटी देता है कि आप फाइल पे राइट कर सकें। जैसे सी आउट का जो ऑब्जेक्ट था वो आपको ये कैपेबिलिटी देता है कि आप कंसोल पे राइट कर सकें, इसी तरह ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप फाइल पे डाटा राइट कर सकें। इसी तरह आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप फाइल से रीड कर सकें, ठीक है। इफ स्ट्रीम इनपुट फाइल स्ट्रीम है इसका मतलब, है ना। आई ओ एफ स्ट्रीम का मतलब है आउटपुट फाइल स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट फाइल स्ट्रीम, और एफ एस स्ट्रीम का मतलब क्या है, फाइल स्ट्रीम। मतलब क्या, ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट जो है ना एफ एस स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको फाइल से एक ही वक्त में रीड या राइट करने की, दोनों की जो है वो ऑप्शन देता है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में खाली ओ एफ स्ट्रीम पढ़ेंगे और एफ स्ट्रीम पढ़ेंगे। चैप्टर 12 में वो एफ स्ट्रीम को कवर करेगा, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए फाइल पे आपने राइट करना है तो आपको ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फाइल से रीड करना है तो आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएटिंग अ फाइल ऑब्जेक्ट एंड ओपनिंग अ फाइल, तो आप कैसे इस स्ट्रीम का, और ये जो तीनों चीज़ें हैं, ओ एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम और एफ एस स्ट्रीम, ये जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों तीनों क्लासेस हैं, या तीनों कह लें कि डाटा टाइप्स हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दैम इज़ डाटा टाइप। तो ओ एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम जो डाटा टाइप है वो कहाँ पे डिक्लेयर है, वो यहाँ पर है, एफ स्ट्रीम। तो आपको ये डाटा टाइप यूज़ करने के लिए ये हेडर फाइल, एफ स्ट्रीम की हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी, ठीक है। इन दिस चैप्टर, अच्छा, क्रिएटिंग अ फाइल ऑब्जेक्ट एंड ओपनिंग अ फाइल। तो आप कैसे फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कैसे फाइल ओपन करेंगे उसका सिंटेक्स ने आपको बताया। तो जी देखें, अगर आपने फाइल से कुछ रीड करना है तो आपको आई एफ स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो भाई आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना तो आता ही है, तो जिस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर देते हैं। बड़ा आसान काम है, क्या, डाटा टाइप स्पेस वेरिएबल का नाम। तो भाई यहाँ पर डाटा टाइप क्या है, आई एफ स्ट्रीम, क्योंकि हमने फाइल से रीड करना है ना, तो यहाँ पे डाटा टाइप है आई एफ स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम, स्पेस आगे वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम तो आपको पता है, जो मर्जी दे दें आप यहाँ पे। तो हम अमूमन वेरिएबल को डिस्क्रिप्टिव नाम देते हैं, यानी कि उसका नाम डिस्क्राइब करता है कि ये वेरिएबल किस लिए यूज़ हो रहा है।
तो यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम दिया इनपुट फाइल, तो ये फाइल से इनपुट करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो हमने ये लाइन बेसिकली एक IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रही है जिसका नाम है इनपुट फाइल। तो ये तो काम आप पहले कर चुके हैं, आप कर चुके हैं ना, इंट वेयर। जैसे ये देखें, अगर मेरे पास प्रोग्राम खुला हुआ है एक, तो ये देखें जी, आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, इंट नम स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आप IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देंगे। IF स्ट्रीम, आगे ऑब्जेक्ट का नाम है इनपुट फाइल। अच्छा जी, इस इनपुट फाइल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ओपन। ठीक है, ओपन, जो कि आपको फाइल ओपन करके देता है। और इस ओपन के फंक्शन को आप एक स्ट्रिंग लिटरल पास करते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रिंग लिटरल, डबल कोट्स में है ना। और इस स्ट्रिंग लिटरल, ये स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, बेसिकली फाइल का नाम होता है। तो आप सबसे पहले फाइल इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सेकेंडली आप उसका फंक्शन यूज़ करेंगे डॉट ओपन, ओपन फंक्शन है उसका, जो कि आपको फाइल ओपन करके देता है। इस ओपन फंक्शन को एक पैरामीटर पास होता है जो कि फाइल का नाम होता है, और वो बेसिकली डबल कोट्स में होता है या वो स्ट्रिंग लिटरल होता है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई। तो ये दो लाइन्स करेंगी क्या, ये पहली लाइन इनपुट फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रही हैं, हाँ जी, इनपुट फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रही हैं। सेकेंडली अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमने इधर डिक्लेयर किया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एक फ़ाइल ओपन की जिसका नाम है customer.txt। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है, आप याद रखिएगा कि जब आप, अच्छा वैसे नहीं, इधर नहीं एक्सप्लेन किया, मैं आगे जो है ना इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, और जो अब ये वाला कोड जो है, तो यहाँ पे आपने फ़ाइल को ओपन किया था रीड मोड में, जब आपने डाटा रीड करना था फाइल से। अगर आपने डाटा राइट करना है तो क्या करना होगा जी, हाँ जी, OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले आप। तो हमने सबसे पहले OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, इसका नाम क्या है, आउटपुट फाइल। और फिर उस आउटपुट फाइल का एक फंक्शन है ओपन का। इस ओपन को हम पास करते हैं फाइल का नाम, किस तरह, एज अ स्ट्रिंग। इसका यानी कि ये जो पैरामीटर है ना इस ओपन फंक्शन का, वो क्या है, स्ट्रिंग है। इस ओपन फंक्शन का पैरामीटर स्ट्रिंग है। उस स्ट्रिंग के अंदर हम क्या पास करते हैं, फाइल का नाम, जो फाइल हमने ओपन करनी है। तो ये वाला फंक्शन, ये वाली, यानी कि इन दो लाइन में हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन में हम आउटपुट फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, और इस लाइन में हम एक फ़ाइल ओपन कर रहे हैं जिसका नाम है employees.txt। ठीक हो गया। हाँ जी, यहाँ पे इसने बताया हुआ बात, यहाँ पे देखें, अगर आप फाइल खोलते हैं, इस फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, customer.txt फाइल, और आप इसको इनपुट के लिए यानी कि IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक फ़ाइल ओपन करने जा रहे हैं, यानी कि आप फाइल से रीड करने जा रहे हैं। तो अगर फाइल से आप रीड करने जा रहे हैं और यहाँ पे फ़ाइल नेम देते हैं, और ये फ़ाइल नेम एग्जिस्ट नहीं करती, कहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। ठीक है, तो ये फ़ाइल अगर करंट वर्किंग डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फंक्शन फेल हो जाएगा। भाई ये कहेगा फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि आप ऐसी फ़ाइल खोलने जा रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जबकि आप OF स्ट्रीम के साथ ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके ज़रिए फ़ाइल ओपन करने जाते हैं, यानी कि आपने फ़ाइल ओपन करनी डाटा राइट करने के लिए। अगर डाटा रीड करने के लिए फ़ाइल ओपन करनी थी और फाइल का नाम एग्जिस्ट नहीं करता तो फेलियर आ जाता है। लेकिन अगर आप डाटा राइट करने के लिए फ़ाइल को ओपन करने जाते हैं और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपके लिए फ़ाइल बना दी जाएगी, नई फाइल बना दी जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर employees.txt एग्जिस्ट नहीं करती करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में employees.txt बना दी जाएगी, नहीं बना दी जाएगी। और बिलफर्ज अगर employees.txt पहले से एग्जिस्ट करती है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इस employees.txt का जो कंटेंट है वो जितना भी है वो ओवरराइट हो जाएगा, वो ट्रंकेट हो जाएगा, और यानी कि वो फाइल बिल्कुल ब्लैंक होकर ओपन हो जाएगी। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास employees.txt पहले से मौजूद है, उसमें कोई डाटा लिखा हुआ है और उसको आप दोबारा से ओपन करते हैं, तो क्या होगा, उसमें जितना डाटा लिखा था पहले से वो सारा का सारा मिट जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और डाटा नए तरीके से इस पर फिर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और अगर आपने पाथ देना है, ये तो employees.txt तलाश करेगा ना करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। अगर आप पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना चाहते हैं तो आप ऐसे देंगे, यानी कि भाई मेरा डाटा पड़ा है सी में, डाटा में इन्वेंट्री में, सी में एक फोल्डर है डाटा के अंदर एक फाइल पड़ी इन्वेंट्री.txt,
तो अगर आप चाहते हैं कि ये इस वाली फ़ाइल से डाटा रीड करो या इस वाली फ़ाइल पर डाटा राइट करो, तो इस लोकेशन पे आपको पता है ना विंडोज़ में इस तरह से लोकेशंस होती हैं, तो इस लोकेशन को हम ऐसे पास करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। आपको पता है ना कि भाई बैक स्पेस अगर आपने प्रिंट करनी हो तो हम बैक स्पेस का स्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 बार बैक स्पेस लिखी है, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये तरीका था फाइल ओपन करने का, और एक और तरीका भी है फाइल को ओपन करने का, वो ये है जो कि मच सिंपलर है, जो कि आसान भी है। क्या बोला, आप क्या करें, इफ़ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें, या आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और इधर ही आप पैरेंथेसिस लगाकर ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस लगाकर इधर ही स्ट्रिंग पास कर दें जो फाइल आपने ओपन करनी है। यानी कि इफ़ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हुए आप बता दें भाई तुम कौन सी फाइल ओपन करो, तो ये जो फाइल आप इधर पास करोगे वो ओपन हो जाएगी। तो ये भी तरीका है फाइल को ओपन करने का, और ये भी तरीका है फाइल को ओपन करने जो उसने लिखा है। इट्स अप टू यू, जो सा मर्जी आप इस्तेमाल करना चाहें। देखिए 2 तरीके हैं। फाइल को क्लोज करना है, क्लोजिंग ऑफ फाइल, तो उसके लिए हम डॉट क्लोज का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फाइल ओपन करना सिखा दिया उसने, फाइल क्लोज करना सिखा दिया। फाइल के साथ प्रोसेसिंग कैसे करनी है वो आगे आगे बताएगा आपको। तो जब भी आपने फाइल हैंडलिंग करनी है तो 3 काम करने हैं, फाइल को ओपन करना है, फाइल की प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी, फिर फाइल क्लोज होगी। तो 3 में से 2 काम तो उसने आपको बता दिए कि फ़ाइल ओपन कैसे करनी है और फाइल क्लोज कैसे करनी है। क्लोज के लिए क्लोज का फंक्शन मौजूद है हमारे पास। ये जो आपने फाइल का ऑब्जेक्ट क्लियर किया था उसका क्लोज फंक्शन कॉल कर देंगे, डॉट क्लोज फंक्शन कॉल कर देंगे, तो वो फाइल क्लोज हो जाएगी। तो आपने जब भी एक फ़ाइल को ओपन करना है तो साथ उसको क्लोज भी करना है, ठीक है। तो राइटिंग डाटा टू फाइल, अब अपने फाइल में डाटा राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे जी, बहुत आसान काम है। सी आउट से कैसे कंसोल पर डाटा राइट करते थे, बिल्कुल उसी तरह आपने जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था ओ स्ट्रीम का, उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए आप डाटा फाइल पे राइट कर देंगे। बिल्कुल सच साहब। सी आउट से अगर आपने अगर ये चीज़ आई लव C++ प्रोग्रामिंग, जो कि मेरा ख्याल है कि इतनी मुनासिब बात नहीं लगती है आपके ख्याल से, आप लोगों के लिए तो शायद ना हो, आप लोगों को मुश्किल हो रही होगी, पता नहीं हम कैसे इसको करेंगे। बहरहाल, तो अगर आपने डाटा कंसोल पर राइट करना हो तो आप लिखते हैं सी आउट और लेस देन और फिर ये प्रिंट कर देते। तो बिल्कुल आपने फाइल पर राइट करना है तो भाई फाइल का ऑब्जेक्ट आपने कौन सा बनाया था, ये बनाया था ना आउटपुट फाइल वाला, तो इसके ज़रिए आप प्रिंट कर दें। अब ये डाटा स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा बल्कि ये फाइल पे प्रिंट होगा। और अगर आपने कुछ वेरिएबल प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करनी, तो वैसे प्रिंट हो जाएगी। ये तो मतलब वही काम जो आप सी आउट के साथ करते थे ना, जो आप पहले चैप्टर 2 में सीख के आ चुके हैं, सी आउट के साथ सारे काम, वो सारे काम आप इस फाइल के साथ करेंगे। यानी कि इन शॉर्ट हुआ क्या, चेंज क्या हुआ, सिर्फ इतनी सी चेंज आई कि आपने एक फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। वो इनपुट फाइल स्ट्रीम का भी हो सकता है, वो आउटपुट फाइल स्ट्रीम का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। और फिर उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए आपने जिस तरह से प्रिंटिंग आप कंसोल पे करते थे, वही आपने उसी 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 ही फॉर्मेट के साथ आपने प्रिंटिंग कर दी फाइल के अंदर। डेट्स इट। कितना आसान काम है। तो 5.15 को हम देखते हैं। तो ये क्या कर रही है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है जी, ये प्रोग्राम दिस प्रोग्राम राइट्स डाटा टू अ फाइल, ये प्रोग्राम जो है डाटा को फाइल में राइट करता है। तो देखें ओ एफ स्ट्रीम, हमने सबसे पहले क्या करना है, फाइल को ओपन करना है ना, तो ओपन करने के लिए पहले आपको ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्योंकि हमें डाटा राइट करना है तो हम ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ओ एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के जरिए हम डाटा फाइल में राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद हमने उसका ओपन का फंक्शन कॉल किया, और उसमें हमने ये फाइल का नाम पास कर दी जो हमने खोलनी है, डेमो फाइल डॉट टी हमने खोलनी है जी, ठीक है। कहाँ खुलेगी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। अभी इस कोड को चलाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे खुलेगी, ठीक है। फिर हम ये, अब ये कहाँ प्रिंट होगा जी, फाइल में प्रिंट होगा, नहीं नहीं, ये तो कंसोल में प्रिंट होगा, क्योंकि आपने सी आउट लिखा है यहाँ पे। तो ये सी आउट जो है कंसोल में प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो आपका ये
यानी कि ये जो मैसेज है ये कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब ये कहाँ प्रिंट होंगे, ये कहाँ प्रिंट होगा जी बताएं। कंसोल में प्रिंट होगा? नहीं जी, ये प्रिंट होगा फाइल में, क्योंकि आपने ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट चूँकि फाइल में राइट करता है, कौन सी फाइल में जो आपने यहाँ ओपन की, इस फाइल में। तो ये ऑब्जेक्ट क्योंकि फाइल में राइट करता है, तो अब ये फाइल में, ये डाटा फाइल में जाएगा। बैच, बीट, होवर और ये जो भी है ये सारे फाइल में चले जाएंगे। उसके बाद आपने क्या काम करना है, फाइल को क्लोज करना है और देन यू आर डन। तो देखें, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि फ़ाइल को ओपन करता है, उसमें कुछ डाटा राइट करता है, उसको क्लोज करता है और प्रोग्राम ख़त्म कर देता है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड आई विल टेल यू कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी से क्या मुराद है आपके केस में, अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं। जी, इसको मैं चलाता हूँ, कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। जी चल गया। नाउ राइटिंग डाटा टू फाइल डन। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई डाटा कहाँ राइट हुआ। जी डाटा आपका राइट हुआ, आप जाएंगे सी में, माजरत, आप जाएंगे सी में, आप जाएंगे यूज़र्स में, आप जाएंगे अपने यूज़र नेम के अंदर, आप जाएंगे सोर्सेज में, आप ये रैपोज में। आपको पता है ना ये रैपोज में आपके सारे, यानी कि मैं क्योंकि विजुअल स्टूडियो 2019 यूज़ कर रहा हूँ, तो जितने भी मैंने अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो सारे यहाँ पे पड़े होंगे रैपोज में, यहाँ इस लोकेशन में। तो आपका जहाँ प्रोजेक्ट बनाया ना, आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी वही है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना है। तो इसके अंदर जाओगे और फिर इसके अंदर एक और ये फोल्डर है, इसके अंदर जाओगे तो ये देखो जी डेमो फाइल .txt बन गई। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी से मुराद ये वाली डायरेक्टरी है आपकी, यानी कि जहाँ आपका प्रोजेक्ट बना है ना, प्रोजेक्ट, उसके अंदर ये जो डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर ये फाइल बनी है। यहाँ से वो फाइल, यानी कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी यही है। अगर आप कोई फाइल बनाओगे तो वो यहाँ पे बनेगी, अगर कोई फाइल से रीड करोगे तो वो यहाँ से रीड करेगा। ठीक है, तो लेट्स ओपन दिस फाइल। तो देखा आपने, हमने ये लिखा था ना, चार चीज़ें लिखी, तो चार चीज़ें लिखी आ गई यहाँ पे, और बैक स्लैश एन डाला है तो इसलिए अगली लाइन में आ गई। कितनी आसान सी बात है। तो ये सब दिखा भी दिया इधर। तो ये इसमें क्या होगा जी, ये वही प्रोग्राम है, इसमें बस एक चेंज है, इसमें बैक स्लैश एन नहीं है जी। तो अब क्या होगा, ये सारा डाटा एक ही लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा। कैसे लिखा हुआ आ जाएगा, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा एक ही लाइन में सारा डाटा, क्योंकि आपने बैक स्लैश एन यूज़ नहीं किया, ये तो आपको पता ही है। वही फाइल ओपन करेंगे हम, फाइल क्लोज करेंगे और उसमें प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग से मुराद यही है ना, प्रोसेसिंग क्या होगी, यही होगी कि आप डाटा रीड कर रहे होगे या राइट कर रहे हो। राइट करना आपको आ गया, रीड कैसे करेंगे, जैसे सीन से आप डाटा रीड करते थे ऐसे आप रीड भी कर लेंगे। अभी हम रीड करना भी सीखेंगे। अच्छा, ये प्रोग्राम 5.17 क्या करता है, 5.17 प्रोग्राम यूज़र से डाटा लेता है और फाइल में राइट करता है। अच्छा जी, कैसे करता है, सबसे पहले हमने आउटपुट फाइल का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया OF स्ट्रीम का। उसके बाद 3 नंबर हमने डिक्लेयर किए, हमने बेसिकली यूज़र से 3 नंबर लेने हैं। फाइल ओपन की हमने, ये फाइल कहाँ पे ओपन होगी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, number.txt। और देखें अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल देखें, यहाँ पहले फाइल demo.txt एग्जिस्ट नहीं करती थी तो बन गई थी। तो इसी तरह number.txt क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो ये बन जाएगी। अभी जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा ना तो देखिएगा number.txt यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है, यहाँ पर number.txt एग्जिस्ट नहीं करती। जब मैं प्रोग्राम को चलाऊँगा तो चूँकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली जो है वो ये फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो नंबर 1 जाएगा, नंबर 2 जाएगा, नंबर 3 जाएगा, मतलब ये हमने यूज़र से इनपुट लिए हैं, सिंपल। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली राइट कर दिया फाइल के अंदर। ये देखें, वेरिएबल का नाम लिखोगे तो राइट हो जाएगा। लेट्स रन दिस 5.17। और ये देखें, बल्कि मैं 5 जो है ना वो भी खोलता हूँ, 16 भी खोलता हूँ ताकि आपको ओवरराइट का पर्पस पता लग जाए। ठीक है, 5.16 में क्या था, सिंपल एक ही लाइन में सब कुछ राइट हो रहा है ना। और अभी हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, मैं इस फाइल को ना कोड में खोल लेता हूँ। देखें, एक एक लाइन में एक ही डाटा पड़ा हुआ है। और अब जब मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा तो हर लाइन में मतलब तमाम डाटा एक ही लाइन में आ जाएगा। तो देखिएगा, ये डेमो फाइल .txt एग्जिस्ट करती है। तो मैंने आपको बताया था अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल बन जाती है, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है
तो उसको ओपन किया जाता है, उसका सारा डाटा ट्रंकेट होता है और नया डाटा उस पर ओवरराइट हो जाता है। तो देखिएगा अब डाटा सारा ओवरराइट हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ ना अब, तो अब क्या होगा जी, अब डाटा जी ओवरराइट हो गया। क्या मतलब, ये देखें जी सब कुछ एक लाइन में लिखा हुआ आ गया, ये लाइन ये फाइल ओवरराइट हो गई। ठीक हो गया, ये आपने याद। अब मैं 5.17 को रन करता हूँ आपके लिए। अब 5.17 में देखिए यहाँ मेरे पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कोई नंबर डॉट टी नहीं पड़ी हुई। मैं चलाऊँगा तो बन जाएगी। हाँ जी, नंबर 1 एंटर बताएं जी, 564। ठीक है, तो ये नंबर सेव हो गए जी फाइल में। हाँ जी हो गए, नंबर डॉट टी भी बन गई। लो जी हम इसको ओपन कर लेते हैं। लें जी 5.567 ठीक हो गया। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये प्रोग्राम क्या करता है, राइट्स यूज़र इनपुट टू अ फाइल। ये प्रोग्राम यूज़र से इनपुट लेता है और फाइल में राइट करता है। तो ये क्या कर रहा है प्रोग्राम, ये पूछ रहा है भाई अपने तीन फ्रेंड्स के नाम बता, अंडर द नेम ऑफ 3 फ्रेंड्स। तो 3 फ्रेंड्स के नाम बताए और उसने फाइल में सेव कर दिए। कोड आप देख लें, बहुत आसान सा है। फाइल ओपन की थी हमने पहले, ओपन करने का तरीका तो आपको आ ही गया। ओपन डॉट ओपन का फंक्शन हम कॉल करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और हमने फाइल को राइट किया, फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी जी, इसकी आउटपुट ये आएगी। ठीक हो गया। तो अब रीडिंग डाटा फ्रॉम फाइल, अब डाटा फाइल से रीड कैसे करेंगे, जैसे सीन से करते थे आप। तो सीन, अगर आप इधर आप लिखते सीन डॉट नेम, तो वो कंसोल से नेम में इनके कंसोल से डाटा रीड करता और इस नेम वेरिएबल में डाल देता। फाइल से रीड करना है तो आप फाइल का जो आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है वो यूज़ कर लें। तो अब ये क्या करेगा, फाइल से ये फाइल से रीड करेगा और इस वेरिएबल में डाटा डाल देगा। तो लें जी 5.19 को हम देखते हैं। ये 5.19 क्या करेगी, 5.18 में चलाऊँ पहले, 5.18 चला लेता हूँ ताकि मेरे पास फ्रेंड में डाटा आ जाए। फ्रेंड डॉट टी में रिमूव करता हूँ फाइल को, 5.18 चला लूँ। हम जी अपने फ्रेंड से नाम बता दें, अली अहमद सुल्तान। ठीक है, डाटा राइट हो गया जी, फ्रेंड डॉट टी अली अहमद सुल्तान हो गया राइट। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम 5.19 खोलते हैं। ये 19 वाला प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये उसी फाइल से जिसमें आपने अभी डाटा राइट किया उससे रीड कर रहा है। सिंपल इज दैट। और रीड करने के लिए क्या कर रहे हैं हमने क्या किया, सबसे पहले इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, क्योंकि हमने फाइल से रीड करना है। और किस में रीड करना है, स्ट्रिंग रीड करनी है ना, नेम रीड करना है। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, नेम जिसका नाम है। फाइल को हमने ओपन किया, फ्रेंड डॉट टी ये फाइल, तो ये फाइल जो है फ्रेंड डॉट टी सबसे पहले देखेगा क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। हाँ जी करती है। अगर ये फाइल बिलफर्ज एग्जिस्ट ना करती हो तो ये एरर रन कर देगा, ये एक्सेप्शन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये फाइल को खोलेगा, इसमें डाटा रीड करेगा। देखिए रीड करने का तरीका ये है, एक लाइन रीड की, जो नेम आया वो प्रिंट कर दिया। दूसरी लाइन रीड की, जो नेम आया प्रिंट कर दिया। तीसरी लाइन रीड की, जो नेम आया प्रिंट कर दिया। फिर फाइल को हमने क्लोज कर दिया, लेट्स रन इट। तो जो हमने पास हमारे फाइल में नाम थे वो वही प्रिंट हो जाएंगे। अली अहमद सुल्तान थे ना फाइल में नाम, तो प्रिंट हो गए यहाँ पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आसान आसान एग्जाम्पल्स हैं। द रीड पोजीशन, तो देखें जब आप फाइल खोलते हैं ना, तो फाइल की जो रीड पोजीशन होती है वो शुरू में होती है। जब आपने फाइल खोली ना, फाइल आपकी फाइल जब खोलेगी तो इस तरह डाटा पड़ा होगा जो है, मतलब उसने जो यूज़ किया था। \n है, इसके बाद यानी कि अगली अगली लाइन में नाम है ना आपके पास। यानी अगर मैं इसको खोलूँ फ्रेंड डॉट टी को, तो ये अली है, फिर अहमद है, फिर यह अगली अगली लाइन में सारे नाम है ना। तो इसने इसको इस तरह दिखाया आपके सामने। तो जब आप फाइल ओपन करते हैं तो रीड पोजीशन यहाँ पर होती है, यहाँ पर। जब आप फाइल डाटा रीड करते हैं तो ये डाटा रीड करता रहता है जब तक उसको स्पेस नहीं मिलती या \n नहीं मिलता। जैसे इसको \n मिला, उसने ये इनपुट उठाई और किस में डाल दी, इस नेम में डाल दी, इसमें। उसके बाद अगली कहाँ से रीड होगी, यहाँ से सी से रीड करेगा, करता रहेगा जब तो उसको स्पेस नहीं मिलती या \n नहीं मिलता। वही
वही काम जो मैंने सीन के साथ आपको बताया था ना, कि सीन जो है कब तक अपनी इनपुट को टर्मिनेट नहीं करता जब तक उसको, सीन जो है उस वक्त तक रीड करता रहता है जब तक उस मतलब पहली उसकी सीन की टर्मिनेट उस वक्त टर्मिनेट होती है जब उसको स्पेस मिल जाए या फिर उसको न्यू लाइन करेक्टर मिल जाए या ये जो बैंटर प्रेस होता है। तो बिल्कुल यही काम जो है वो फाइल ऑब्जेक्ट के साथ भी है। वो फाइल ऑब्जेक्ट जो आप रीडिंग के लिए यूज़ कर रहे हो वो रीड करेगा करता रहेगा अंटिल उसको स्पेस मिल जाए या _n मिल जाए। तो पहला नाम उसको मिल गया, उसने उठा के नेम में डाला। दूसरा इसने ये उठाया रीड किया, जब तक उसको _n नहीं मिला इसको उठाया उसने इस इधर फिर से नेम में डाला और फिर इस तरह इसको रीड किया। तो इसलिए बारी बारी रीड किया और हमें प्रिंट हो गए। ठीक हो गया, ये इसने एग्जांपल बताई हुई है। फर्स्ट टाइम रीड किया तो यहाँ तक रीड हो गया था, अगले टाइम यहाँ तक रीड हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आखिर में रीड पोजीशन जब आप फाइल से कम्प्लीटली रीड कर चुके होगे तो फाइल एंड ऑफ फाइल पे पहुँच जाएगा। फाइल का जो पॉइंटर है रीड पोजीशन है वो एंड पे पहुँच जाएगी। जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं फाइल की रीड पोजीशन शुरू में होती है, स्टार्टिंग में होती है। जब आप फाइल को कम्प्लीटली रीड कर लेते हैं तो फाइल की रीड पोजीशन है वो सबसे आखिर में होती है। तो अगर आपने न्यूमेरिक डाटा रीड करना है तो कैसे होगा? फर्स्ट करें, न्यूमेरिक डाटा डॉट txt की फ़ाइल है पड़ी हुई, ठीक है। तो आपने फ़ाइल से 3 वैल्यूज़ रीड करनी है और उनका सम करके डिस्प्ले कर देना। ये प्रोग्राम ये करता है, 5.20 प्रोग्राम है। इसको हम देखते हैं तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। 5.20 अब ये प्रोग्राम जो है वो फाइल से रीड करता है। कौन सी फाइल से? इस फाइल से रीड करता है। ये फाइल का ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया। अब फाइल से हम ओपन करने जा रहे हैं, इस तरफ हम फाइल को ओपन करेंगे, इस तरह से वैल्यूज़ रीड करेंगे, 3 वैल्यूज़ रीड करेंगे। जाहिर सी बात है जैसी स्पेस मिलेगी उसको या जैसे उसको वो मिलेगा _n तो वो इनपुट टर्मिनेट हो जाएगी, इसमें आ जाएगी। तो 3 वैल्यूज़ हमने रीड की, फाइल को क्लोज़ किया, तीनों को सम किया और हमने डिस्प्ले कर दी तीनों वैल्यूज़। हेयर द नंबर्स, हेयर द सम, जितनी वैल्यूज़ भी डिस्प्ले किया और सम भी डिस्प्ले किया। अच्छा, मैं इसको चलाता हूँ तो क्या होगा आपके ख्याल से? तो बता सकता है क्या होगा? प्रोग्राम चल जाना चाहिए ना, पर आप देखें ये तो नहीं चला। ये क्या हुआ? ये तो कुछ गार्बेज आ गया। ये क्या हुआ जी? हाँ जी, देखें जी, हमारे पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ये जो हम फाइल खोलने जा रहे हैं ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, न्यूमेरिक डाटा डॉट txt। तो चूंकि ये फ़ाइल उसको मिली ही नहीं तो ये फाइल ऑपरेशन फेल हो गया और इसलिए आपके पास गार्बेज, क्योंकि इन वेरिएबल्स में कोई वैल्यू आई ही कोई नहीं, गार्बेज पड़ा था इनमें। तो मतलब गार्बेज जो है उसने उसको सम किया और आपको टोटल दिखा दिया। तो आपके पास ये मसला हुआ क्योंकि बस फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम फाइल बना लेते हैं भाई। ठीक है जी, फाइल हम बना लेते हैं, .txt फाइल बना लेते हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसमें हम डाटा दे देते हैं जी। अब देखिएगा डाटा मैं किस तरह से देता हूँ। 56 स्पेस 69 स्पेस 98, ये डाटा मैंने दिया स्पेस के साथ, ज़रा गौर कीजिएगा। अब मैं जब फाइल से रीड करूँगा, लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन। अब देखें ज़रा, फाइल से रीड किया ना मैंने तो उसने सम कर लिया। तो इसका क्या मतलब है? जब आप फाइल से रीड करते हैं तो ये रीड करते हुए उसको पहली स्पेस मिलती है तो वो टर्मिनेट कर देता है। यानी कि जैसे उसको पहली स्पेस मिली उसने कहा जी मेरी इनपुट कंप्लीट हो गई, पहली इनपुट कंप्लीट हो गई। और देखें यही मैं अगर इसको इस तरह से कर देता हूँ न्यू लाइन में, तब भी ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। दोबारा चलाता हूँ, देखा आपने? तो वही जो सीन जो है जिस तरह से काम करता था कि अपनी इनपुट टर्मिनेट करता था स्पेस के ऊपर या _n के ऊपर, इसी तरह हमारा फाइल का इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भी यही काम करता है। तो अगला जो हमारा अगला अगला काम आपको क्या बता रहा है कि आपने यूजिंग लूप्स टू प्रोसेस फाइल, लूप के ज़रिए आप फाइल को ऐसे प्रोसेस करेंगे। तो दिस प्रोग्राम रीड डाटा फ्रॉम अ फाइल। तो देखें जी, ये फाइल डाटा रीड करता है। इस फाइल का नाम क्या है जी? sales.txt, ठीक है। और ये प्रोग्राम कर क्या रहा है जी? OF स्ट्रीम का इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, क्योंकि फाइल से रीड करना। सॉरी, ये प्रोग्राम करता क्या? माजरत, दिस प्रोग्राम रीड डाटा फ्रॉम अ फाइल, ये प्रोग्राम से रीड करता है। तो इसने यहाँ पे OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि राइट करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और बेसिकली ये जो है वो, हाँ जी, ये आपसे यानी कि लूप के अंदर राइट करता होगा, ये काम ये करता है। गेट द नंबर ऑफ डेज, फॉर हाउ मैनी डेज डू यू हैव सेल्स, तो ये नंबर ऑफ डेज जिसमें सेल हुई है वो लेगा यूज़र से।
उसके बाद फाइल ओपन कर रहा है, ठीक है, सिंपल सेल डॉट टी की। उसके बाद क्या कर रहा है कि हर दिन के लिए सेल दे रहा है। आपने कहा ना मैंने 10 दिन सेल की है, तो हर हर दिन के लिए वो सेल आपसे लेगा। एंटर द सेल फॉर डे, ठीक है, वो पूछेगा भाई डे 1 में क्या सेल हुई बताओ। जब आप उसको इनपुट दे दोगे तो उसको वो फाइल में राइट कर देगा, ठीक है, और फाइल को क्लोज कर रहा है। तो बेसिकली ये लूप में फाइल में डाटा राइट कर रहा है। दिस इज़ द, इनकी ये काम तो पहले ही आप कर चुके हैं ये एग्जांपल, कि आपने सेल्स ली थी, उनको काउंट किया था और टोटल सम उसका डिस्प्ले किया था, या सेल्स आप इस तरह से काम किया था। तो इसमें उसने क्या किया, इसने यूज़र से सेल्स ली हैं और कहाँ राइट की हैं, इस सेल्स डॉट टी की फ़ाइल में राइट कर दी हैं। फाइल नंबर 5, प्रोग्राम नंबर 521 है, 521 को हम चलाते हैं। ठीक है, चलाता हूँ मैं इसको। मैं कहता हूँ जी मैंने 5 दिन सेल की है। पहले दिन जो है वो 6 था, दूसरे दिन 9 था, तीसरे दिन 4 था, 5 दिन ये, ठीक है। तो डाटा जो है सेल्स डॉट टी में राइट हो चुका है। हम सेल्स डॉट टी को ओपन करें जी, देखें जी 5, ये जो हमने डाटा दिया था उसको उसने लूप में राइट कर दिया। अगला प्रोग्राम देखते हैं वो क्या करेगा। देखें ये जिस तरह से ये इसने दिया तो इसने इसको राइट कर दिया। डिटेक्टिंग द एंड ऑफ फाइल, quite often a program must read contents of a file without knowing the number of items that are stored in the file. For example, you suppose you need to write a program that displays all the items of file, but you do not know how many items the file contain. You can open the file and then use a loop to do repeatedly read an item from the file display. However, an error will occur if the program attempts to read beyond the end of the file. The program needs some way of knowing when the end of the file has been reached, so it will not try to read beyond it. So basically यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर आपने फाइल से डाटा रीड करना है और अब आपको पता नहीं है कि उसमें कितने कंटेंट्स पड़े हुए हैं, कितना डाटा पड़ा हुआ है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स पड़ी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जब यानी कि आप ऐसा काम करते हैं कि फाइल से डाटा रीड कर रहे हैं और फाइल की रीड पोजीशन जो है वो एंड पे पहुंच गई है, उसके बाद अगर आप रीड करने की कोशिश करेंगे ना तो वो आपको एरर रिटर्न कर देगा। तो हमने यानी कि ये भी देखना है कि हमारे पास जो है वो एंड ऑफ फाइल जो है वो कहाँ पे अकर करती है बेसिकली। तो जैसे ये इसने यहाँ पे बताया, यहाँ यहाँ पे बताएगा आपको ना एक बात, यानी कि ये देखें, बल्कि प्रॉब्लम ये तो आता हूँ, ये फाइल है लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये 7 नंबर हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम फाइल से रीड करेंगे, ये हमने फ़ाइल का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और ये हमने फ़ाइल को ओपन किया और उसके बाद हम इस लूप के अंदर रीड कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं इस रीड के अंदर हमने यहाँ वाइल का एक्सप्रेशन क्या है जी। इस वाइल के एक्सप्रेशन में आप इनपुट ले रहे हो बेसिकली। आप इस तरह से भी वाइल को यूज़ कर सकते हैं, वाइल के अंदर आपके पास ये भी हो सकता है, यानी कि आप फाइल से रीड कर रहे हो। अच्छा, जब तक फाइल से रीड सक्सेसफुल है तब तक आप फाइल से रीड करते रहो और सी आउट कंसोल पे वो नंबर प्रिंट करते रहो, यानी कि फाइल से डाटा रीड करो और कंसोल पे उसको प्रिंट करते रहो। और ये फाइल से रीड जो है कब इनवैलिड होगी, ये उस वक्त इनवैलिड होगी जब फाइल जो है एंड ऑफ रीड पे पहुंच जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ रीड पे जब पहुंचेगा ना उसके बाद जब आप रीड करोगे ना तो आपको एरर रिटर्न कर देगा। हर फाइल के आखिर में एक एंड ऑफ फाइल मार्कर होता है जो कि ये बताता है कि फ़ाइल एंड होगी। हर फाइल के आखिर में एक एंड ऑफ फाइल मार्कर होता है जो कि बताता है कि फ़ाइल एंड हो चुकी है। उस एंड ऑफ मार्कर से आप बियॉन्ड रीड करने को, उससे ज़्यादा रीड करने की कोशिश करते हो तो आपका ये जो रीडिंग का ऑपरेशन है ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसने इसको लूप में इस कंडीशन में लगाया कि फाइल से रीड करते रहो जब तक आपकी रीडिंग सक्सेसफुल है। जैसे ही आपकी पहली रीडिंग अनसक्सेसफुल होती है तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो जिस तरह हर स्ट्रिंग के आखिर में एक नल करेक्टर होता है जो कि बताता है कि स्ट्रिंग कहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसी तरह हर फाइल के आखिर में एक एंड ऑफ करेक्टर होता है जो कि बताता है, एंड ऑफ फाइल होता है जो कि बताता है कि फ़ाइल कहाँ पर एंड हो रही है, ठीक है। तो देखें इसने ये 7 नंबर जो है प्रिंट कर दिए। 8वीं मरतबा ये चीज़ एरर रिटर्न कर देगी क्योंकि फ़ाइल ख़त्म हो चुकी है आपके पास। और बाज़ का हमें जो है वो ये भी करना होता है टेस्टिंग फॉर अ फाइल ओपन एरर्स। तो बाज़ का हो सकता है कि आप फाइल को ओपन करने जाओ, इनपुट फाइल को वो एग्जिस्ट ना करती हो, तो हमें बेहतर है कि हम ये काम जो है वो करें, यानी कि हम फाइल ओपन करने जा रहे हैं तो हम उस टाइम पे ये भी चेक करें कि भाई फ़ाइल सही तरह ओपन हो गई कि नहीं हो गई, उसमें कोई एरर तो नहीं आया।
तो अब ये प्रोग्राम वो चीज़ डिस्प्ले कर रहा है, आपको वो चीज़ हैंडल करके दिखा रहा है। 523 को हम खोलते हैं। तो हमने इफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, यानी कि हम फाइल से रीड करने जा रहे हैं और नंबर रीड करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये फाइल है बैड लिस्ट ऑफ नंबर्स डॉट टी एक्स टी। अब ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती मेरे पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। तो देखें, जब आप फाइल ओपन करने जाओगे, ऐसी फाइल जो कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये जो इनपुट फाइल का है ना, यहाँ पे नल आ जाएगा। यानी कि ये इफ़ इनपुट फाइल लिखा ना, आप यहाँ पे समझिए ये ज़ीरो हो जाएगी, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये ज़ीरो होगी तो इसका मतलब है कि एरर ओपनिंग द फाइल, आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, आपकी फाइल ओपन नहीं हो सकी। और अगर ये ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब फाइल एग्जिस्ट करती है, तो फिर आप डाटा रीड कर लेंगे और डिस्प्ले कर देंगे। तो देखें, क्योंकि अभी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, बैड लिस्ट नंबर ऑफ फाइल्स, तो मैं इसको चलाऊँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एरर ओपनिंग द फाइल। क्यों? क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। और जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसमें इनपुट फाइल के ऑब्जेक्ट अंदर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, नल आ जाएगा, नल आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। आप ये समझे। तो इफ़ ज़ीरो का मतलब क्या है, आपको पता है ना, सी प्लस प्लस में ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन, तो एल्स वाला पार्ट चल गया। और देखें जी, ये भी एक तरीका है, एक और तरीका, अनदर वे टू डिटेक्ट अ फेल अटैम्प्ट टू ओपन अ फाइल इज़ द फेल मेंबर फंक्शन। तो हमारे पास ये तरीका भी है जिसने भी आपको यूज़ करके दिखाया यहाँ पर, कि आप इसको चेक कर लो कि फ़ाइल सक्सेसफुल ओपन हुई कि नहीं हुई। या फिर एक और तरीका भी है, क्या, ये आप फेल का फंक्शन कॉल कर लें, FAIL फेल। इसी ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन ओपन भी है और एक फंक्शन फेल भी है। ये फेल का फंक्शन आपको बताता है कि जो आपने फाइल को ओपन करने की अटैम्प्ट की है वो फेल हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर ये ट्रू है, इफ़ इनपुट फाइल डॉट फेल का फंक्शन आपको ट्रू रिटर्न कर देता है, इसका मतलब है कि आपने फाइल जो ओपन करने की कोशिश की थी ना, वो फेल हो गई है, ठीक है। तो आप डिस्प्ले कर देंगे एरर, अदरवाइज़ फाइल को प्रोसेस कर देंगे। और आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप यूज़र से फ़ाइल नेम ले लें। एक काम तो ये है ना कि आप खुद से फाइल, अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हमने खुद से फ़ाइल नेम दिया। देखें, इस प्रोग्राम में हमने खुद से फ़ाइल नेम दिया था, यहाँ पे हार्ड कोडेड फाइल नेम दिया था। हम यूज़र से भी फाइल नेम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, हमें पता है ना, स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं, तो स्ट्रिंग के जरिए हम फाइल नेम ले लेंगे। तो हमने इनपुट फाइल का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और एक नंबर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, ठीक, सॉरी, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, नंबर का वेरिएबल डिक्लेयर किया। हमने यूज़र से फाइल नेम पूछा, भाई एंटर द फाइल नेम, और हमने इसको ओपन किया। अब अगर वो फाइल ओपन हो गई है तो फिर हम उससे डाटा रीड कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम जो हैं वो क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले कर देंगे बैड एरर फाइल नेम। तो देखें जी, मेरे पास इधर है नंबर डॉट टी एक्स टी पड़ी हुई है ना, नंबर डॉट टी एक्स टी। मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ जी। प्रोग्राम नंबर है जी हमारे पास, क्या है जी, 524 जी। इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ मैं। अब मुझसे फाइल नेम पूछेगा जी। अब मैं कहता हूँ जी abc.txt, तो ये तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, एरर आ गया जी, देखा, क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये फाइल का ऑपरेशन, ओपन का ऑपरेशन फेल हो गया, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, तो इसलिए एल्स पार्ट चल गया। अब मैं दोबारा इसको चलाता हूँ जी, और अब मैं फाइल दे देता हूँ numbers.txt, numbers.txt। अब ये फाइल तो एग्जिस्ट करती है ना जी, एग्जिस्ट करती है। और देखें, चूँकि फ़ाइल ओपनिंग सक्सेसफुल हुई तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई। तो हमने फाइल डाटा रीड किया, रीड करते रहे, कब तक रीड करते रहे, जब तक फाइल के कंटेंट ख़त्म नहीं होते। जब जैसे फाइल के कंटेंट ख़त्म होंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा, यहाँ पे एक ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, आप समझे हमारे पास, ठीक है। जब ज़ीरो आ जाएगा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, टर्मिनेट कर देगा। तो हमने जितने नंबर थे फाइल में उसको प्रिंट कर दिया और फाइल को हमने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फाइल नेम देखें, और हाँ, यहाँ पे मेन चीज़ ये थी कि जो हमने यूज़र से फाइल नेम लिया था वो हमने इधर पास किया एज, यानी कि बेसिकली जो ओपन है, ओपन फंक्शन,
इसका जो पैरामीटर है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है ना, जो पास करते हो आप उसको स्ट्रिंग पास करते हो। तो स्ट्रिंग आप हार्ड कोडेड भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग लिटरल भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग का वेरिएबल भी पास कर सकते हो। तो अब हमने वेरिएबल में इनपुट ली थी, हमने स्ट्रिंग का वेरिएबल पास कर दिया, तो उसने वो फाइल खोल दी, सिंपल इज़ दैट। तो ये आपकी फाइल हैंडलिंग में मुताबिक चीज़ें थी। और यहाँ पर वो आपको बता रहा है, यहाँ पे कुछ वर्जन का डिफरेंस बता रहा है कि इन ओल्डर वर्जन ऑफ C++ लैंग्वेज प्रायर टू C++11, यानी कि C++11 से पहले जो C89 का वर्जन था या और C98 का वर्जन था, ये डिफरेंट वर्जन के नाम है C++ के। अ फाइल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ओपन मेंबर फंक्शन विल नॉट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्गूमेंट। तो C++11 से पहले जो है ना, वो जो ओपन का फंक्शन है ना, वो स्ट्रिंग का आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता था। ओपन मेंबर फंक्शन रिक्वायर्स दैट यू पास द नेम ऑफ अ फाइल एज अ नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग which is also known as a C string. String literals are stored in memory as a null terminated C string, but string objects are not. C string के जो, यानी कि ये बता रहा है आपको यहाँ पे कि जो C string जो है ना, string literals are stored in memory as a null terminated C string, but string objects are not. तो जो C strings होती हैं ना, वो मेमोरी में एज अ नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग स्टोर होती हैं, जबकि स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे स्टोर नहीं होता। फॉर्चुनेटली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है मेंबर फंक्शन नेम C_str that returns the content of the object formatted as a null terminated C string. Here is the general format of how you call this function. तो बेसिकली जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है ना आपके पास, यानी कि क्या ना वो चाह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है ना आपके पास, ये वाली स्ट्रिंग, ये मेमोरी में एज अ नल टर्मिनेटेड करेक्टर स्टोर, नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग स्टोर नहीं होती, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसी स्ट्रिंग का एक फंक्शन है C_C जो कि आपको एक नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है कि अगर आप C++ का ओल्डर वर्जन यूज़ करें, आप लोग तो C++ का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो, C++11 यूज़ कर रहे हो या इससे भी आगे वाला यूज़ कर रहे होगे, तो उसमें आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं किसी C++ के वर्जन में ये प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आप कोई और टूल यूज़ कर रहे हो तो, और उसमें आप ये स्ट्रिंग पास करते हो इस तरीके से जिस तरह से ये पास की हुई है इसने, तो वो आपको एरर दे देता है। तो आप क्या करो कि इसका एक फंक्शन कॉल कर लो C_str वाला, तो ये वाला फंक्शन कॉल कर लोगे तो वो चल जाएगा आपके साथ, ये बस आ जाएगा। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। चेक करने क्वेश्चन हैं ये आप कर लीजिएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी, कुछ समझ नहीं तो पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।